सांसद साहब, ये एक जो रिव्यू में स्पेशल सीट्स के हवाले से अब हुकूमत गई है, उसमें उनका यही कहना है, जो बात आमिर साहब भी कर रहे हैं, कि आप 15 रोज़ दे रहे हैं एक तो पार्टी में शमूलियत की, और दूसरी चीज़ ये कि एक पार्टी पटिशनर ही नहीं थी, उसको सीट्स कैसे वापस मिल गई। ये रीजनिंग लॉ की नज़र में क्या कहती है आपके नज़दीक? देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जब आप केस का एक दफ़ा फैसला करते हैं तो रिव्यू के अंदर जाते हैं तो दो चीज़ें जो हैं उसके ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट का वही बेंच जो है वो दोबारा देखता है और सुनता है। उसके अंदर एक ये है कि मटेरियल एरर ऑफ जजमेंट क्या है कि फैक्ट्स के हवाले से, और दूसरा ये है कि मटेरियल एरर ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ लॉ क्या है। यही वो दो पॉइंट्स हैं। अगर आप जो 12 जुलाई का फैसला आया है उसके अगर आप दो एंगल से उसको देखें तो पॉलिटिकली जो है बिल्कुल शायद सुप्रीम कोर्ट ने मुनासिब समझा हो कि जी हमें इस चीज़ को फैसला करना चाहिए, लेकिन उसी जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी की फैसिलिटेशन के लिए नहीं जाना चाहिए, हमें आइन और कानून के मुताबिक काम करना चाहिए। क्योंकि आर्टिकल 175 के नीचे जितनी भी आपकी अदालतें इस्टेब्लिश हैं, या हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, वो ये कहती है आपको कि सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। अब दूसरा इस केस के अंदर जो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आए हैं और जो आगे जाके रिव्यू के अंदर सुने भी जाएंगे, नंबर 1 ये है कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो री राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन कर सकती है या नहीं कर सकती है। दूसरा सवाल ये होगा कि क्या आर्टिकल 51 का जो एक क्लॉक है, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस क्लॉक को दोबारा रिवाइव करके और आर्टिकल 106 के सेक्शन 104 या रूल 92, 94 को रिडंडेंट किए बगैर या अल्ट्रा वायरस किए बगैर जो है क्या आर्टिकल 51 का प्रोसेस जो है दोबारा इनिशिएट कर सकती है। तीसरा उसके अंदर यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक ऐसा फैसला करे कि जिसके अंदर ना वो पार्टी आई हो, ना उसकी कोई एप्लीकेशन आई हो, ना उसने कोई ऑर्डर चैलेंज किया हो, ना ही उसने लेटर ज्वाइन किया हो, ना उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया हो, ना ही उसकी प्रेयर आई हो, और सुप्रीम कोर्ट उसको कर दे, और जब बावजूद सामने ये पता हो कि जो पार्टी सामने आई है वो एज ए प्रॉक्सी के तौर पर पीटीआई की आई है, और उसको सुप्रीम कोर्ट से नीचे 2 फोरम उसको डिसमिस कर चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट का 13 मेंबर्स बेंच भी कहा SIC नहीं है। चौथा उसके अंदर यह आया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन शेड्यूल जो इशू होता है सेक्शन 57 और अमेंड किया जाता है 58 इलेक्शन एक्ट के अंदर, क्या उसको रिवाइव कर सकती है सेक्शन 104 के अंदर, जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने वो लिस्ट न दी हो। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस चीज पे फैसला कर सकती है कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने इलेक्शन सिंबल के ऊपर इलेक्शन ही ना लड़ा हो, बल्कि उसने एज ए प्राइवेट के तौर पर लड़ा हो, और उसके कुछ कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने बाद में SIC अपनी मर्जी से ज्वाइन कर ली हो, तो क्या उनके एफिडेविट को आर्टिकल 51 के नीचे अंडू किया जा सकता है और उसके बाद एक दोबारा प्रोसेस रिस्टोर किया जा सकता है। और फाइनली क्या है कि एक ऐसी पार्टी जो आपके सामने है ही नहीं है, वो किसी तरह नहीं है, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उसे इजाजत दे सकती है कि आप आर्टिकल 187 के ऊपर जाएं। हाँ, ये एक अच्छा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट इन सारी चीजों को देख के दोबारा इलेक्शन कमीशन को कहती कि आप इस चीज को देखें, और वो जो एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती, तो मेरा ख्याल है कि जितनी बातें हम कर रहे हैं शायद सुप्रीम कोर्ट के लिए वो चीजें ना आती। लेकिन अब ये है कि एक फैसला आया जिसके 13 जजेस SIC पे मुत्तफिक नहीं है और 11 जजेस इस चीज पे मुत्तफिक हैं कि PTI को ये सीट मिलनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने बजाते खुद वो प्रोसेस जो अडॉप्ट नहीं किया जो 8 फरवरी से पहले वाला है या 8 फरवरी के बाद वाला है। तो अगर उन सारी चीजें उनकी विलिंग भी है, उन जो मेंबर्स के ऊपर कोर्शन भी नहीं है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये जो फैसला है ये लीगली या कॉन्स्टिट्यूशनली सस्टेनेबल है। हाँ, एक चीज मुकम्मल इसके अंदर ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो इन्होंने लीव ग्रांट किया था 6 मई 2024 को, वो इस बुनियाद पे नहीं दिया था कि SIC एंटाइटल है या नहीं है, वो इस बुनियाद पे दिया था कि क्या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को जो सीट मिली है वो आर्टिकल 51 के पैरामीटर्स में आती है कि नहीं है। और मेरा ख्याल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 51 के पैरामीटर्स के ऊपर उन पॉलिटिकल पार्टीज को डिसमिस करती, SIC को डिसएंटाइटल करती और दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर मामला भेज देती 22 फरवरी को कंसीडर करके, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बेहतर होता। रिव्यू पिटीशन में ये सब एड्रेस होगा आपको लगता है शॉर्टली?
नहीं, देखें ना, रिव्यू के अंदर जनरली जो है 95% जो है आपके रिव्यू कोर्ट्स के अंदर एक्सेप्ट नहीं आते। लेकिन रिसेंटली हमारे पास एक रिव्यू ऐसा है जो जस्टिस काजी फायज ईसा वाला है कि जिसके अंदर ओरिजिनल जजमेंट के अंदर मेजॉरिटी व्यू कुछ और था। काजी फायज ईसा साहब ने उसको चैलेंज किया और उन्होंने कहा कि आपका फैसला ठीक नहीं है। तो रिव्यू के अंदर जाके वो टर्न डाउन हो गया और काजी साहब वापस आ गए और वो जो एफबीआर की इन्वेस्टिगेशन थी, इंक्वायरी थी। तो मेरा ख्याल है कि रिव्यू की हद तक कॉन्स्टिट्यूशनली एक अच्छा केस है, लेकिन डिसाइड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी और जो भी वो फैसला डिसाइड करे हमें सबको मानना चाहिए। और उसके अंदर डिवीजन ऑफ जजेस के ऊपर या चीफ जस्टिस के कॉन्डक्ट के ऊपर एक तो मुजम्मल बात सामने आई ना कि इस सारे प्रोसेस के अंदर पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर इंटरवेंशन नहीं है, इस सारे प्रोसेस के अंदर चीफ जस्टिस ने इन्फ्लुएंस नहीं किया, इस सारे प्रोसेस के अंदर चीफ जस्टिस मिनॉरिटी में जा सकता है, इस सारे प्रोसेस के अंदर चीफ जस्टिस का एक वोट है। तो ये वो सारी चीजें अगर इन्हीं पैरामीटर्स को अगर हम रिव्यू के अंदर आर्टिकल 88 के अंदर कंसीडर करेंगे, उसी अदालत के ऊपर ट्रस्ट करेंगे, चौकों चुनावों के अंदर नहीं जाएंगे, तो मेरा ख्याल है ये मुल्क के लिए बेहतर है। नहीं तो ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी और पाकिस्तान का आम आदमी साहब। ये एक गिला आपसे भी ये है ना, जो बात आमिर साहब भी कर रहे थे, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हमने बात करके भी देख ली, हमने ऑफर भी कर दिया, अब अगर आगे से आप ये कहते हैं कि आपसे बात हो ही नहीं सकती, तो फिर अगर आप टकराव की तरफ जाएंगे हम भी टकराव की तरफ जाएंगे, तो अगर नॉन कॉपरेशन आपके एंड से है तो हुकूमत के पास फिर क्या ऑप्शन बचती है? बड़ी अच्छी बात आपने की और ये बात आमिर साहब ने भी की है। आज इसका मतलब तो ये हुआ कि आप नेगोशिएशन के लिए, क्योंकि ये तैयार नहीं हुए हुकूमत के साथ, लिहाजा हम इनको इनके ऊपर ये पाबंदी लगाने के लिए रेफरेंस भेजते हैं कि इस पार्टी को ही बैन कर दिया जाए। अगर ये बैठ जाते तो फिर बैन कर, फिर ना पार्टी बैन होती इस लॉजिक के तहत। और क्योंकि वो कह रही है कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, हम इनसे बात नहीं करेंगे, लिहाजा इसको तो बैन कर देना चाहिए। और इसी तरह से दूसरी बात इन्होंने की कि जी क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करते रहे हैं और वो उनकी जबरदस्ती वोट ला के एमएनएस को ला के उन्होंने अपनी मेजॉरिटी बनाई थी। तो अगर ऐसी बात थी, उनकी बात, आमिर साहब की ये बात अगर दुरुस्त तस्लीम करनी जाए, तो जब नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ था तो सिर्फ 2 वोटों में से तो वो जीते थे। तो वो जब इतना बड़ा काम कर रहे थे, 2 वोटों के लिए वो इस्तेमाल नहीं कर सके फिर एस्टेब्लिशमेंट को। देखिए ये कितना बड़ा तजाद है दोनों उनकी अपनी गुफ्तगू के अंदर। तीसरी बात यह है कि अभी एहसान साहब ने बड़ा अच्छा एनालिसिस। अगर मुझे थोड़ा सा एक फिक्रा कहने की मुजम्मिल इजाजत है, मैं बीच में बोलना नहीं चाह रहा। चले आप शॉर्टली आप कमेंट करें। मैं सिर्फ एक कहूंगा कि मैंने ये कहा कि उन्होंने जब एतमाद का वोट दिलवाया, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आइंदा हम आपका कोई साथ नहीं देंगे पॉलिटिकल मैटर में। ये अदम एतमाद तो उसके बाद आई, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद की बात है। अहमद साहब बड़े ईमानदारी से अपनी बात के पक्के थे वो हैं। उसके बाद उन्होंने पूरा पॉलिटिक्स के ऊपर ही तसल्लुद अपना कर लिया। क्या बात कर रहे हैं आप? कि उन्होंने कहा कि हम इसके बाद नहीं करेंगे, उसके बाद तो पूरे मुल्क की सियासत संभाल के बैठ गए। चले मैं आमिर साहब से कमेंट लेता हूं। आमिर साहब आप जो भी कर रहे हैं, आपने चूंकि मेरा नाम लिया ना तो मैंने ये वजाहत दी कि मैंने ये बात मुकम्मल होने देना। जी आमिर साहब कंटिन्यू करें। मेरी बात मुकम्मल होने दें। दूसरी बात यह है कि अभी एहसान साहब ने जो एनालिसिस की बात की, अब उन्होंने जो वो रिव्यू के हवाले से और उसकी जो इस जजमेंट के हवाले से बहुत सारी बातें की, वो इनकी डिजायर तो हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा डेलिबरेट फैसला किया है जिसके अंदर जो आप उसकी रेशो आप देखिए ना, उसकी रेशो जो है वो इतनी बड़ी डिफरेंस के साथ है कि उस रेशो को दैट हैज टू बी एक्सेप्टेड। सुप्रीम कोर्ट का तो एक ऑर्बिटर डिक्टम जो है वो भी कानून की हैसियत रखता है। एक उन्होंने पासिंग रिमार्क्स भी दिए हों, वो भी कानून की हैसियत रखते हैं एज पर लॉ। तो ये तो एक बड़ी डेलिबरेट जजमेंट है। उसके बाद ये है कि आप इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट को ये तमाम मैटर जो है सब्सटेंशियल जस्टिस वाली, तो आइए वहां पे सारी ड्यूरिंग द आर्गुमेंट ये बात सामने आई थी कि ये जो पहली जजमेंट आई थी उस जजमेंट के फला फ्लॉप होने की वजह से उनमें ये चीजें ऐसे नहीं थी, ऐसे जिसकी वजह से वो सिंबल का जो है तो मेजॉरिटी मैंडेट ऑफ पीपल का जो उनका जो फंडामेंटल राइट ऑफ पीपल है वो इट कैन नॉट बी टेकन अवे बाय एनी मींस। ये उनका बेसिक उसमें आर्गुमेंट थी और वो पीटीआई का था। लिहाजा उन्होंने इस बेस के ऊपर वो पीटीआई की बात की और पीटीआई की एप्लीकेशन भी वहां पे दायर की गई थी। अहमद साहब वैसे आप ये एक्नॉलेज करते हैं, चलें आप कर लेंगे। एक सेंटेंस और वो मैं ये कहूंगा
कि अभी ये सारी जितनी लंबी डिस्कशन इसके ऊपर हो रही है ना रिव्यू के ऊपर, वो अभी प्री मैच्योर इसलिए है कि जब तक वो रीजन सामने नहीं आते हैं जिस बुनियाद के ऊपर उन्होंने इतना बड़ी डेलिब्रेट जजमेंट दी है, विद डेलिब्रेशन, हम उसके ऊपर कोई कमेंट करने के काबिल नहीं है, क्योंकि अभी तक जो उन्होंने शॉर्ट जजमेंट में तो कोई रीजन नहीं है। सही, डिटेल वर्डिक्ट के बगैर आप कह रहे हैं इस पे कमेंट नहीं हो सकता। सही, ठीक है आमिर साहब, लास्ट 2 मिनट्स हैं मेरे पास, मुझे ये बताइए कि इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे अगर हुकूमत वाकई बैन करने की तरफ जा रही है, काबीना सपोर्ट करती है या फिर एलाइज सपोर्ट करते हैं, नहीं करते, केपी के अंदर उनकी हुकूमत है, वहाँ क्या गवर्नर राज की बातें हो रही हैं, तो फिर ये कोलैप्स की तरफ जा रही है सूरत हाल के टकराव की पॉलिसी राणा साहब जो बात कर रहे हैं वही परसू करनी है गवर्नमेंट ने, कुछ और नहीं करना? मेरा ख्याल है कोलैप्स भी है, टकराव भी है। इस मुल्क में कौन सा काम हो रहा है जो मुल्क की बेहतरी का हो रहा हो, किसी की तरफ से भी, कोई सूबे में बैठे हैं, कोई मरकज में बैठे हैं, चाहे वो हुकूमतों में हैं, चाहे वो अपोजिशन में बैठे हैं, सब अपनी अपनी अनाओं के असीर हैं, कोई एक कदम पीछे हट रहा है। जो बात आप पूछना चाह रहे हैं ना वो है पॉलिटिकली तो हम एक ऐसे गड्ढे में गिर चुके हैं ऑलरेडी। हमारे पे तो लोग हंसते हैं, दुनिया हंसती है कि हमारे जो अच्छे भी काम हैं हम बुरे अंदाज से कर रहे होते हैं। लिहाजा इसकी बहस तो है ही फजूल ना कि मैं कहूं कि जी ये बड़े आला और रफ़ा हैं और वो बड़े कमतर हैं। नहीं, यहाँ सारे एक ही जैसे हैं। मुझे किसी एक इदारे में, किसी इंस्टीट्यूशन, उर्दू कर लें, अंग्रेजी कर लें, या सियासी जमातें कर लें, आप हुकूमतें कर लें, इंतजामिया कर लें, हमारे पास पस्ती में जाने के अलावा कुछ है? कोई एक रोशनी की मुझे किरण कहीं नजर नहीं आ रही। सही, वो तभी थी अगर यही जजेस, जिसमें वो पासिंग मार्क्स को भी अभी अहमद अवैस साहब ने कहा वो भी जजमेंट के बराबर ही होते हैं, ये तो जजमेंट है। अथर मिन्नल्लाह ने कहा था ना 2018 का, उसी के बुनियाद पे बिठा लेते सबको सुप्रीम कोर्ट। ये आईनी अदालत, कानून के अलावा पंचायत का मशवरा उमर अता बंदयाल साहब ने भी दिया था, और शाह महमूद कुरैशी ने एक दिन बात करने के बाद जब अगले दिन वो पीछे हटे 25 जुलाई के इलेक्शन की डेट पे, फवाद चौधरी ने मीडिया के सामने कहा, शाह साहब आपने क्यों नहीं की बात? उन्होंने कहा मेरे साथ जो कल हुई है ना, मैं अब दोबारा जाके नहीं कर सकता कि जो वो बात कर रहे हैं कि बैठ के बात कर लें, क्योंकि खान साहब ने कहा है कि पहले असेंबली तोड़ो फिर 25 जुलाई का इलेक्शन लूंगा। तो कब किसने रास्ता दिया है? यहां बस ठीक है जिस तरह चल रहा है, अंग्रेजी दा दा ते पंजाबी दा दी, जिथे लगता है उत्थे ला। यहां हमारा मुल्क चल इस तरह रहा है, कुछ भी नहीं है यहाँ। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज एहसान अहमद साहब, आमिर इलियास राणा साहब, अहमद अवैस साहब मौजूद थे। और सियासी डेडलॉक क्रिएट हो चुका है, यकीनन नुकसान ओवरऑल तमाम जमातों को ही होगा। उसकी वजह है कि एक तरफ महंगाई का तूफ़ान है, मिसमैनेजमेंट है, तो इसमें अगर इकट्ठे बैठ के कंसेंसस ना किया गया तो ओवरऑल इसके इम्प्लिकेशंस पूरे मुल्क के लिए अच्छे नहीं हो सकते। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।